हाय बच्चा लोग, सोम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, आराध्या क्लासेस। आज दोस्त ग्रेविटेशन चैप्टर का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, इससे पहले वन शॉट रिवीजन का वीडियो दिया था और बोला था कि भी रेडी हो जाओ, न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, सम्स आने वाले हैं, तो आ गए। लेकिन अभी टेक्स्ट बुक का कोई सम नहीं डाल रहा आज की वीडियो में। आज की वीडियो में 5-7 बाहर के सम्स, ताकि आपका एक बार फॉर्मूलों पे ग्रिप आ जाए ना। फिर अगले वीडियो से एनसीईआरटी के सम्स आएंगे, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के और इलिस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स। ठीक है, चलो तो आज थोड़ा बाहर का प्रैक्टिस करते हैं और फॉर्मूलों पे अपनी पकड़ बनाते हैं ना। चलो तो इसको हम लेक्चर 11 बोल सकते हैं ना, लेक्चर 11 ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर। ठीक है बच्चा पार्टी, आ जाओ। चलो, डिस्टेंस ऑफ 2 planets from sun are 10⁻11 and 10⁻10 मीटर रिस्पेक्टिवली। 2 प्लानेट है, उनका सन से डिस्टेंस बताया है। एक का डिस्टेंस है 10⁻11 और दूसरे का 10⁻10। ओके, चलो डिस्टेंस को नोट डाउन करते हैं। ये हो गया अपना प्लानेट 1 के लिए डेटा इधर नोट डाउन करेंगे और प्लानेट 2 के लिए डेटा इधर नोट डाउन करेंगे। इसका डिस्टेंस क्या है 10⁻11 और इसके लिए डिस्टेंस क्या है 10⁻10। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ दीज 2 प्लैनेट्स। इन 2 प्लैनेट को सन के अराउंड एक रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड, उसका रेशियो लाओ। चलो हम अज्यूम करते हैं कि पहले प्लैनेट को मान लो इतना टाइम लग रहा है, जो हमको पता नहीं है, दूसरे को इतना लग रहा है, वो भी हमको पता नहीं है, लेकिन हमको दोनों का रेशियो लाना है। मतलब ये वाला टर्म फाइंड करना है, T1/T2। इस पे अपना फोकस है। कर सकते हैं, है कोई फॉर्मूला? बिल्कुल है, केपलर बाबा का 3rd लॉ। हाँ, याद आया, ये रहा, T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A³, है कि नहीं? ठीक है बच्चा पार्टी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर, A1 और A2 का क्यूब, है ना। अब A1 A2 नहीं, हमने यहाँ पे डिस्टेंस को क्या नाम दिया है, R1 R2। तो अब ऐसा करो ना, इन डिस्टेंस को A1 और A2 नाम दे दो, कोई बात नहीं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, अपनी मर्जी। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओ पहले तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, लेकिन उसका भी एक कंडीशन है भैया। क्या कंडीशन है? रुको, ये स्क्वायर था ऊपर, ओके, ये इसके ऊपर क्यूब था। अब स्क्वायर हटाना है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से पावर में, मतलब रूट करना है यार। हाँ, ये हो गया 1/2। ठीक है, चलो अब ये देखो, स्क्वायर इसका कैंसिल, तो ये हो गया T1/T2 क्लियरली एकदम। यहाँ पे A1 का वैल्यू क्या है 10⁻11, A2 का वैल्यू है 10⁻10⁻3/2। ठीक है, अब यहाँ पे ले लूँ थोड़ा बीच में। चलो, T1/T2 ये कैंसिल, अंदर से क्या रह गया 10⁻3/2। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम। 10 का पहले क्यूब कर दो तो 10 10 10 1000 हो गया, फिर उसका 1/2 रूट कर दो तो ये हो जाएगा 10√10:1। ये आ गया आंसर अपना। बोलो कैमरा में, ये नीचे कवर हो रहा है ना इधर स्क्रीन? बोलो कैसा लगा पहला सम? धांसू एकदम बढ़िया, मजा आया ना? चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अब स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट? मतलब कोई प्लैनेट है उसकी बात है, अर्थ की बात नहीं कर रहे लोग। कोई प्लैनेट है, उसके सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब जी क्या होगा। अर्थ पे पूछा होता तो हम जानते हैं ना 9.8, लेकिन अर्थ पे नहीं पूछा, किसी और प्लैनेट पे पूछा है। ठीक है, ढूंढते रहे, हम लोगों को आता है ढूंढना। और हेल्पिंग क्या दिया, हेल्प ये दिया है कि हैज ट्वाइस द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा, ये जो प्लैनेट है उसका मास अर्थ से डबल है और रेडियस भी अर्थ से डबल है, ये आपको हिंट दिया है। चलो तो अपन पूरा स्टोरी बनाते हैं। यहाँ पे अर्थ के बारे में लिखेंगे इंफॉर्मेशन और यहाँ पे प्लैनेट के बारे में। ठीक है, चलो अर्थ के लिए मास क्या होता है me, लेकिन इसका मास डबल बोला है तो इसका मास क्या ले लेते हैं 2me। फिर अर्थ का रेडियस हम क्या लेते हैं re, तो इस प्लैनेट का क्या ले लेंगे 2re। ठीक है दोस्तों, ओके। अब अर्थ के सरफेस पे g का फॉर्मूला
देख यार, इससे पहले वन शॉट रिवीजन वीडियो दिया था, उसमें फॉर्मूलों पे ही तो रोया था मैं यार, तब ज़्यादा मत रुला, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चल, जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, है ना, ठीक है। इस प्लैनेट के लिए क्या होगा, तो फॉर्मूला तो पैटर्न सेम है, यहाँ पे मास और यहाँ पे उसका रेडियस रखना होता है। जब अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस। अब हम जब प्लैनेट की बात करें तो उस प्लैनेट का मास, तो उस प्लैनेट का मास क्या है 2me, उस प्लैनेट का रेडियस क्या है 2re, है कि नहीं। चलो अब g 2me अपॉन 4re स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो फाइनली अपने पास रहता है gme अपॉन re का स्क्वायर और नीचे एक 2 रह जाता है ना। अच्छा बच्चा, ये इसको तो जानते हैं, ये तो अर्थ का जी है ना, तो लगा दो इधर g अपॉन 2 आंसर। तो g होता है अपना 9.8 डिवाइड बाई 2, तो इट इज 4.9, यस। तो अब हमको पक्का ये पैटर्न दिल में बैठ गया कि किसी भी प्लैनेट पे g ढूंढना है, इफ वी नीड टू डिटरमिन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन एनी प्लैनेट, वी जस्ट नीड टू टेक दिस फॉर्मूला कि मास क्या है इधर उस प्लैनेट का और उस प्लैनेट का रेडियस क्या है। सरफेस की बात करो, सरफेस पे लेना है तो, वरना सरफेस से और दूर लेना है तो यहाँ पे डिस्टेंस आता है ना, ठीक है दोस्तों। चलो आ गया मजा। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप 1 2 एंड ओके बच्चा लोग, चलो नेक्स्ट। द ग्रेविटेशन फोर्स exerted on a rocket at height h from the surface of earth is 1/3 time to the gravitation force exerted at the surface of sea। क्या रे इतना सारा इंग्लिश एक साथ देख, एक रॉकेट है, ध्यान से सुनना, सिचुएशन क्या बन रही है, एक रॉकेट है, वो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है, वहां पे उसको जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है अर्थ की वजह से, वो फोर्स मान ले रॉकेट सी के लेवल पे हो और वहां पे जो अर्थ इस पे फोर्स लगा है उससे 1/3 टाइम्स है, समझा। मतलब इस हाइट पे जो फोर्स है दैट फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स ऑफ 1/3 टाइम्स, समझा कि नहीं। रुक इसको लिखता हूं तो तुझे समझ में आएगा। फोर्स एट h height is 1/3 times of force at sea level, ये बोलना चाहता है क्वेश्चन। अब पकड़ में आया आपको, है ना। हाँ, यहाँ पे ड्राइंग करूंगा मैं थोड़ा सा, कैमरामैन इसको दिखाना पड़ेगा। चलो करते हैं कुछ। ये रहा अपना अर्थ, दिख रहा है इतना छोटा सा अर्थ, ये रहा अर्थ, ठीक है। अब ये अर्थ का सरफेस है, यहां से h हाइट पे अपना रॉकेट है, ये रहा रॉकेट, और ये सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या होता है सरफेस का r। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मतलब ये वाला ना, रुको फॉर्मूला ले लो डायरेक्ट, g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। m1 में कौन है, ये पूरा का पूरा अर्थ है भैया, और m2 में कौन है, ये रॉकेट है ना। ये हो गया m1, ये हो गया m2, और डिस्टेंस क्या है, इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है h प्लस re। अक्सर हैंड राइटिंग दिख रहा है ना, छोटा नहीं दिख रहा है ना वीडियो में, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ फोर्स एट सी लेवल। सी, अब दरिया कहाँ होता है भाई, समंदर कहाँ होता है, अरे जमीन पे ही होता है ना, इधर ही कहीं होगा ना, इधर देखो ये होगा दरिया। तो रॉकेट जब आपका इधर पड़ा है तो ऑब्वियसली इस बार डिस्टेंस सिर्फ r आएगा, है कि नहीं। तो चलो फोर्स तो लग रहा है अर्थ और रॉकेट के बीच में ही, लेकिन डिस्टेंस क्या आएगा, रेडियस जितना, क्योंकि वो सी लेवल पे सरफेस पे। खत्म कहानी रे, सब कैंसिल। ले अब इसको सीधा इधर डाल, 3re स्क्वायर, और उसको उधर डाल h प्लस re का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दे, √3 ऑफ re, h प्लस re। अब re को इधर डाल दे, चलो इधर ले आते कैलकुलेशन, √3re माइनस re इज इक्वल्स टू h। re कॉमन ले ले, √3 होता है 1.73, यस। तो फाइनली h क्या आ गया, 0.73 टाइम्स ऑफ re। बोलो क्लियर है एकदम, है कि नहीं दासू। ये हाइट हमको डिटरमिन करना था, इन्होंने क्या बोला था कि ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन h एंड re। तो ये हो गया रिलेशन h और re का,
कि h RE से 0.73 टाइम्स, ज़्यादा नहीं बोल सकते, RE का 0.73 टाइम्स h है, मतलब पूरा RE जितना नहीं है, उससे थोड़ा कम है, 73% जितना ही हाइट है। जैसे RE तेरा 100 है तो सरफेस से जो h है ना वो 73 है। ये रिलेशन बन रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, चलो नेक्स्ट वाला क्या है, ये AIEEE 2009 में पूछा गया था। हाँ अच्छा सम है, लेकिन ये इसलिए लिया ताकि आपको पता चले कि बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये बोर्ड स्कूल एग्जाम्स में पूछने वाला सम है, वो भी वहाँ पे पूछ लिया था, है कि नहीं। हाँ चलो, द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/9। ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, ये अर्थ वाला g है, मतलब वो 9.8 वाला g है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ r द रेडियस ऑफ द अर्थ इज व्हाट। पहला तो ये अर्थ के रेडियस को हम लोग हर बार RE लेते हैं ना, इस बार सिर्फ r लेना है। क्या लेना है, r, ठीक है। द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/9। पता नहीं साहब, चलो तो अर्थ को ड्रॉ करो, ये रहा अर्थ, ठीक है। ये हो गया अर्थ का सरफेस। सरफेस पे तो g क्या होगा भैया, यही होगा ना, G_ME/RE²। हाँ, लेकिन सरफेस से ऊपर चले जाओ थोड़ा, किसी और हाइट पे, यहाँ पे आ गए, मान लो h हाइट पे, इधर का जो g है ना वो इन्होंने बोला है g/9 हो जाएगा, g/9। ओके ठीक है दोस्तों, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अच्छा ये g का वैल्यू रख दूं यहाँ से, G_ME/RE², 9। तो इसमें कुछ मिलेगा नहीं सर, ठीक है, नहीं मिलेगा तो कुछ मिले ऐसा लाते, ये राइट है, लेकिन इसमें h नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं, तो अपन h वाला टर्म बनाते। चलो इसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या होगा, G_ME/ डिस्टेंस का स्क्वायर। देख ले, ये सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, h प्लस RE, है कि नहीं। अब इन दोनों का रेशियो ले लो यार, रेशियो ऑफ 1 and 2। एक मिनट, एक और चीज करते हैं, ये जो G डैश है ना, ये एक्चुअली G/9 है कि नहीं। इस हाइट पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो g/9 है ना, तो इसकी जगह g/9 भी तो ले सकता है। अरे हाँ रे, सच्ची बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, सीधा साधा गणित है। सरफेस पे तो g ही है, सरफेस से ऊपर जाता है वो g/9 है, तो ये g/9 है ना। अब इन दोनों का रेशियो ले चल, इक्वेशन 1 और 2 का। चलो लेते हैं, g/9/g, और इधर से क्या लेना है, G_ME/RE प्लस h का स्क्वायर, और नीचे G_ME/RE²। अब देखो ये g से g कैंसिल, ये 1/9 यहाँ पे रह गया, ठीक है। ये G_ME गया, ये टर्म ऊपर और ये टर्म नीचे, क्या हो गया, RE² प्लस h का स्क्वायर। अब क्या करेगा भैया, अब इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे डाल, चलो डालते हैं, इसको यहाँ पे डाल दो, RE प्लस h का स्क्वायर, और ये 9 को वहाँ पे डाल दो, 9RE²। अब रूट कर दो तो RE प्लस h 3RE, इस RE को उधर डाल दो, 3RE माइनस RE, तो h इज इक्वल टू 2RE। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला था कि रेडियस को r के टर्म में लेना है, तो हम RE नहीं लेते। अब वो RE हमने पहले क्यों लिया, हमको आदत है उसकी, हमको RE लेने की आदत है, तो हमने पूरा सम RE में सॉल्व किया, लास्ट में उसको क्या ले लिया, R। ये रहा ना आंसर, है कि नहीं। इजी, थोड़ा यहाँ पे समझने वाली चीज थी कि सरफेस पे जो G है वो तो है ही, थोड़ा ऊपर चले जाओ वहाँ पे G/9 है, और ऊपर जाने पे डिस्टेंस h प्लस RE हो जाता है, और क्या फर्क पड़ना है ना। आया ना मजा, चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, ये थोड़ा धांसू है, सम अच्छा है। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ becomes half of its present value but its density remains unchanged। मतलब अर्थ का रेडियस मान लो पहले था RE, अब क्या बनता है, becomes half of, मतलब दूसरे सिचुएशन में रेडियस बन जाता है आधा। डेंसिटी अनचेंज्ड, तो पहले भी डेंसिटी रो था, अब भी डेंसिटी क्या है, रो। ओके अच्छा, डेंसिटी चेंज नहीं हुआ तो अर्थ का रेडियस
इतना बड़ा अर्थ है, उसका रेडियस आधा कैसे हो गया? मान ले अर्थ को दबाया होगा यूं तो डेंसिटी बढ़ेगा ना, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजर आ जाएंगे, लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं हो, मतलब अर्थ को दबाने से रेडियस आधा नहीं हुआ है, अर्थ को काट डाला है ना। समझ में आ रहा है? जैसे आलू को छीलते ना, वैसे अर्थ को छील दिया होगा, सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है, हाँ, तो उसका रेडियस आधा हो गया होगा। अब ऐसा करने से उसका मास चेंज हुआ होगा, मास चेंज हुआ होगा, तो पहले मास होगा me, अब अपने को पता नहीं है कितना है मास यार, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कोई एक बॉडी है, जैसे मैं हूं, मेरा वेट फाइंड करना है। अच्छा, तू मेरा वेट फाइंड करना चाहता है ना, तो मेरा वेट तू अर्थ पे फाइंड कर या मून पे कर या जुपिटर पे कर, मेरा मास नहीं बदलना है, मेरा वजन बदलना है हर बार। क्यों? क्योंकि देख, बहुत सिंपल सी पॉलिसी है दोस्त लाइफ की। वेट का मतलब क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये होता है। जैसे मेरा मास है 70 kg, मेरा मास है 70 kg, और मान ले मैं अर्थ पे खड़ा हूं तो जी ले लेंगे 10, तो मेरा वेट हो जाएगा 700 न्यूटन। हाँ, तो वेट और मास में फर्क है। तो मेरा मास, मैं अर्थ पे खड़ा हूं तो ये 10 लेना है। मान लो मैं मून पे खड़ा हूं, मून पे खड़ा हूं तो इसको 2.4 समथिंग लेना है। मान लो किसी और प्लैनेट पे खड़ा हूं तो सिर्फ ये जी बदलना है, मेरा मास नहीं बदलना है, समझ? हाँ, तो जब भी वेट की बात करते हैं तो बॉडी का मास नहीं बदलता है, बॉडी को एसोसिएटेड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बदलता है कि बॉडी किधर खड़ा है, अर्थ पे खड़ा है कि जुपिटर पे खड़ा है कि मून पे खड़ा है कि कहाँ पे खड़ा है ना। तो जब हम वेट की बात करते हैं तो ये मास तो कांस्टेंट है, ये बदलता रहता है। किसी प्लैनेट पे 10 है, किसी प्लैनेट पे 2.4 है, किसी प्लैनेट पे 4.9 समथिंग है, अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग वैल्यू है इसका। हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है जी मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है भैया। ये मास किसका? जिस प्लैनेट पे वो बॉडी खड़ा है, जैसे अर्थ पे खड़ा है तो यहाँ पे एम हो जाएगा और अर्थ का रेडियस आ जाएगा। मान लो वो मंगल पे खड़ा है तो यहाँ पे मास ऑफ मार्स एंड रेडियस ऑफ मार्स हो जाएगा। मान लो मून पे खड़ा है तो मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून, ऐसा होता है ना। ओके, इस बार ये जो बॉडी है वो पहले भी अर्थ पे था, दूसरी बार भी अर्थ पर ही है, लेकिन सीन क्या है कि पहले फुल अर्थ पे था, दूसरी बार आधा कटा हुआ अर्थ है, आधे रेडियस वाला, उस पे खड़ा है। तो जब अर्थ का रेडियस आधा होगा तो उसका मास बदलेगा ना, है कि नहीं? हाँ, ठीक है। चलो यहाँ पे मस्त लॉजिक लगाते, अपना दिमाग लगाते। चलो देखो, mg/r²। अब इस मास को चेंज कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यार, किसी भी फॉर्मूले में जैसे x = 5y है, हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लेना चाहे तो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 कांस्टेंट है, उसको गायब कर सकते हैं, जानते हैं हम, है ना। लेकिन y के बारे में हम श्योर नहीं है तो y को नहीं हटा सकते यहाँ से। वैसे ही यहाँ पे मुझे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लेना है, तो जिनको मैं जानता हूँ कि ये कांस्टेंट है उनको हटा दूंगा। जैसे g है, कैपिटल G कांस्टेंट है, उसको गायब कर दूंगा। ये बॉडी का मास है, वो नहीं बदलता है, गायब कर दूंगा। लेकिन ये जो अर्थ का मास है वो दोनों सीन में अलग अलग है, तो उसको मैं हटा नहीं सकता, यहाँ से नहीं हटा सकता। लेकिन उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो मैं एक मस्त आइडिया करूंगा। क्या करूंगा? इस मास की जगह ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ले लूंगा। अब डेंसिटी को हटा पाऊंगा, क्यों? क्योंकि डेंसिटी अनचेंज्ड है, कांस्टेंट है, समझा? तू देखता जा, अभी कैलकुलेशन में तुझे मजा आने वाला है। इस सम को हम और भी इजी तरीके से कर सकते थे, मैं जानबूझ के तरीका ले रहा हूं। हाँ, ये हो गया वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे रह गया सिर्फ r। अब फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है? वेट इज इक्वल्स टू mg/ρ 4/3 πr, ये बना, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या भैया कांस्टेंट है? ये बॉडी का मास नहीं बदलता है, चाहे मैं यहाँ पे खड़ा रहूँ चाहे मून पे खड़ा रहूँ, मैं 70 kg ही हूँ। फिर ये g यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये डेंसिटी इस बार नहीं बदलना है, 4/3 πr कांस्टेंट। तो ये सारा प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल में गया, सिर्फ r रह गया, बोल, है ना। तो अब W1/W2 R1/R2। अब R1 मतलब पहले का रेडियस RE, R2 मतलब बाद का रेडियस RE/2, कैंसिल, 2 ऊपर 1 नीचे।
अब ये W2 को ऊपर तो 2 को नीचे ले ले, तो फाइनल आंसर ऐसा आएगा W2 इज इक्वल टू W1/2, मतलब वेट आधा हो जाएगा। इफ रेडियस बिकम्स हाफ एंड डेंसिटी रिमेन अनचेंज, वेट ऑल्सो बिकम्स हाफ। हो गया आंसर। मैं जानबूझ के इधर इतना ये टाइम लिया, इतना बातें की, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। इस सम को आप और तरीके से भी कर सकते हो इजीली, सीधा जी बदल के, वो 2 लाइन में हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ सम पढ़ाने नहीं आया, आपकी पूरी अंदर की सारी बातें क्लियर करवाने आया हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लिया। ठीक है, चल मैंने टाइम लिया ना, तू स्क्रीनशॉट ले ले 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, ये नेक्स्ट, ये वाला थोड़ा आउट ऑफ बुक है। अपन ने इस पे वीडियो डाला था लेक्चर नंबर 9, तब भी बोला था कि ये थोड़ा नॉलेज बढ़ाने के लिए है, ज़रूरी नहीं है। आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ लिमिटेड तैयारी करना है, तो वीडियो आपके लिए ख़त्म हो चुका है। और आप चाहते हो कि नहीं सर थोड़ा और आगे भी जानना है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो देखो। पहले तो मैं एक मामला बताना चाहूँगा आपको। जैसे ये रहा अपना अर्थ, है ना। हाँ, अब ये अर्थ का ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया, इक्वेटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे पोल होता है अर्थ का, जो 21 किलोमीटर का खड्डा होता है यहाँ पे, है कि नहीं। ठीक है, अब ये अर्थ के सरफेस पे कहीं पर भी कोई भी प्लेस डिसाइड करो, जैसे आपने ये वाला प्लेस डिसाइड किया और ये अर्थ का सेंटर है, इन दोनों को कनेक्टिंग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वाला लाइन कौन सा, इस लाइन का क्या नाम है, लाइन विच इज जॉइनिंग एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, इट इज मेकिंग एन एंगल विथ इक्वेटर, ये रहा एंगल लेमड़ा। ठीक है, अब यहां पे जो बॉडी होता है उसका इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये रहा, हमने लेक्चर नंबर 9 में पूरा प्रूव किया था, G माइनस RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमड़ा। अरे फैंटास्टिक फार्मूला है, याद होगा आपको, आपने सोहम सर के वीडियोस कंटिन्यूसली फॉलो किए हैं तो आपको ये याद होगा, नहीं किए तो आज से याद रख। ठीक है, चल दोस्त, क्वेश्चन बाद में पढ़वाता हूं। अब देख, मान ले ये ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे आ जाए तो लेमड़ा 0, क्यों, अरे देख ऑब्जेक्ट तेरा इधर है, अभी मान ले इधर है, ये रहा ऑब्जेक्ट, रुक जा भैया, ये रहा, अरे रुको, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट इधर है अभी। अब इसको मैं बोलूँ नहीं तो इक्वेटर पे आ जा भाई, तो आया, तो लेमड़ा तो 0 हो गया ना। अब इसको बोलूँ नहीं पोल पे चला जा, तो लेमड़ा 90 हो गया। हाँ, तो ये दो मस्त सिचुएशन है कि पोल पे आपका लेमड़ा होता है 90 और इक्वेटर के लिए लेमड़ा होता है 0। जब भी जरूरत हो तब ले लेना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट, इस सरफेस पे ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बदल क्यों गया? जनरली g होता है, g मीन्स 9.8, तो ये g माइनस समथिंग क्यों आ रहा है सर? अर्थ घूमता है ना अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, अर्थ रोटेट्स, उस रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये सारा थियरी पढ़ा है ना, तो जाने दे, छोड़, चल। ये रहा इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके चलो, अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ? एंगुलर स्पीड मतलब ये लोग ओमेगा पूछ रहे हैं। सो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 0, मतलब ये 0 आना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते, चलो, जी डैश जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमड़ा, ये इसको 0 लाना है और ये ओमेगा अपने को फाइंड करना है। ठीक है, और हेल्प क्या है, एट इक्वेटर, अच्छा इक्वेटर है तो लेमड़ा भी 0 ले लो, कॉस स्क्वायर 0। ठीक है, अब इसको उड़ा के इधर ले आओ, आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 इज इक्वल टू जी, ये हो गया 1, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन आर ई, तो ओमेगा क्या हो गया अपना जी अपॉन आर ई। आंसर आया रे, ले जलसा कर, मजे कर, जी अपॉन आर ई, यार अच्छे से तो लिखा है, जी अपॉन आर ई। अच्छा, इस सिचुएशन के बारे में एक और बात बता दूं, जब भी इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, मतलब वेटलेसनेस सिचुएशन है, वजन नहीं लगता है, तो ऑब्जेक्ट सरफेस पे टिकेगा नहीं। अर्थ जैसे ही घूमेगा नहीं, जूम, ऑब्जेक्ट उड़ के बूम सीधा अंतरिक्ष में। हाँ ठीक है, मजा है ना, इंटरेस्टिंग है ना फिजिक्स। चलो ले स्क्रीनशॉट, अब एक और है इसके जैसा ही, चलो 1। ओके चलो एक और, इसको मिटा दे, इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला यही लगेगा इसमें।
हाँ पढ़ लो, यही लगेगा रे मैंने बनाए सम्स तो मुझे पता है ना, पीपीटी पूरी बनाई है मैंने बैठ के। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन जी ऑन द पोल एंड जी ऑन द इक्वेटर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के घूमने की वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से जी होता है, लेकिन अर्थ के घूमने की वजह से वो जी माइनस समथिंग होता है, तो इसकी बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। और ये डिफरेंस फाइंड करना है। कहाँ कहाँ का डिफरेंस भैया? दो जगह का, पोल का और इक्वेटर का। तो चलो डिफरेंस जी एट पोल, जी एट इक्वेटर, सीधा डिफरेंस चालू पड़े हैं। चलो पोल पे हो चाहे इक्वेटर पे हो, फॉर्मूला तो यही लगना है, तो लगा दो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमड़ा, फिर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमड़ा। अब अरे भैया जब पोल की बात कर रहे हैं तो पोल पे लेमड़ा क्या लेना है? 90 है। जैसे यहाँ पे कॉस 90 लोगे आप, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। हाँ फिर ये इक्वेटर की बात कर रहे हैं, इक्वेटर पे लेमड़ा क्या लेना है? 0, तो आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस 0 मतलब 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, चल जी माइनस जी प्लस आर ई ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया आर ई ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया डिफरेंस। बोलो भैया कैसा लगा सम? बढ़िया ना, दमदार एकदम। चल दोस्त स्क्रीनशॉट हो गया तेरा। अब वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा कमेंट वमेंट करो, शेयर वेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक वाइक करो। अच्छा कोई सम रह नहीं गया ना? अब देखो तो इसको पोज करके, नहीं कुछ नहीं रह गया। चलो सारे जितने प्रैक्टिस में डाले थे पीपीटी में सब खत्म हो गए। अब कीप कंटिन्यूइंग वॉचिंग द वीडियोज़, और भी मज़ा आएगा अगले लेक्चर्स में। ठीक है, चल दोस्त बाय।